न्यूक्लिक एसिड का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और समझना इनको और याद करना है ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उनको सॉल्व कर सकें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स और द न्यूट्रिशियस एक्सेप्ट द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो बहुत से लोगों ने आंसर डी किया है और सबने ही डी आंसर किया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है एग्जैक्टली वो डी ही है, न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें जो हमारे पास इसका फंक्शन है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़े न्यूट्रिशियस हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, तीनों के तीनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो आपको तकरीबन ये 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली अगर आप प्रोटीन का 1 ग्राम लेते हैं तो इससे भी आपको अबाउट 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी, तकरीबन बराबर एनर्जी ही इसकी मिलती है। या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 3.8 किलो कैलोरी अगर आ जाए तो वो भी सही है। बहरहाल 4 के अराउंड जो है वो आपसे, लेकिन प्रोटीन की थोड़ी सी ज्यादा होती है, याद रखना है। लिपिड्स का अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो वो आपको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा एज कम्पेयर टू द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये 9 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। लेकिन यहाँ मिसाल के तौर पर हम इससे पहले बात कर चुके हैं, अगर तीनों के तीनों आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन भी हैं, लिपिड भी हैं, तो सबसे पहले जो आपको एनर्जी देनी है वो किसने देनी है? वो कार्ब्स ने देनी है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर तीनों अवेलेबल हैं और अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो दूसरा नंबर जो आपके पास आएगा वो आएगा लिपिड्स का। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट कर लें, दूसरा नंबर आएगा लिपिड्स का और तीसरा नंबर जो होगा वो प्रोटीन का आएगा। ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और फिर उसके बाद प्रोटीन। और स्पेसिफिकली अगर स्टार्वेशन की कंडीशन है, समटाइम्स इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कंडीशन जो है वो स्टार्वेशन की है कि आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो साफ जाहिर है कहत की कंडीशन के अंदर फिर प्रोटीन एनर्जी देना शुरू हो जाती है। अब जिससे जो प्रोटीन एनर्जी देगी तो उससे जो बॉडी मैस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब न्यूक्लिक एसिड जो है इनका काम एनर्जी देना नहीं है। इनके बहुत से यूजेज जिसमें आप जानते हैं कि हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए, आरएनए, और इसके जो सब यूनिट है आपने लेक्चर के अंदर डिटेल में इसको पढ़ लिया कि वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर फर्दर जो सब यूनिट्स हैं उसमें पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है, फिर आपको न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताया। जरा बताएं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क होता है? न्यूक्लियोटाइड कब न्यूक्लियोसाइड बनेगा? क्या चीज ऐड करेंगे या क्या चीज रिमूव करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा? जी, फॉस्फेट को रिमूव करेंगे। अगर हम न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को रिमूव कर दें तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड से हम फॉस्फेट रिमूव करेंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब देखें कैसे समझ आ जाता है इसमें। मैं ये कहता हूं कि एक टर्म है एडिनोसिन, ओके, एक है एडिनिन। अब इन दोनों में क्या फर्क है? एडिनोसिन और एडिनिन में क्या फर्क है? दोनों में क्या कंपोनेंट कौन कौन से हैं? जी बताएं जरा। एडिनिन जो है ये क्या है? एडिनिन जो है ये एक नाइट्रोजनस बेस है। अब ये बताएं कि नाइट्रोजनस बेस के अंदर हम क्या चीज ऐड करेंगे कि वो एडिनोसिन बन जाए? तो नाइट्रोजनस बेस के अंदर हम, वेरी गुड, हम शुगर को ऐड कर देंगे। तो जब शुगर को ऐड कर देंगे तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। सो एडिनोसिन जो है दैट इज ए न्यूक्लियोसाइड। और एडिनोसिन के अंदर हम क्या चीज ऐड करेंगे कि वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा? साफ जरा फॉस्फेट ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो, ये सारे के सारे आपके सामने जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट है। इसी तरह बाकी जो है वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके अंदर भी आपने याद रखना है कि जिसमें फॉस्फेट आ गया है वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूं कि जी ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सो दिस इज वन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अब इसका वैसे यूज है, एनर्जी का यूज भी है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी इसमें वो कंपोनेंट पूरे हैं। फिर आप जानते हैं कि एक ND है, दैट इज द निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक कोएंजाइम के तौर पे भी काम करता है और साथ आप जानते हैं इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो यहाँ पर ये आपने बात याद रखनी है। ATP, अब इसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड ये एक है, ये आपके सामने 2 हैं। और जब हम DNA को लिख देंगे या RNA को लिख देंगे तो ये पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बन जाते हैं। इसमें बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं।
तो आगे चल के हमारे पास कुछ सवाल भी आएंगे, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द मैस्टर, रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग और वॉटसन एंड क्रिक। साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी साइंटिस्ट हैं यहाँ पर आपने पढ़े, उन तमाम की कंट्रीब्यूशन आपने याद रखना है। तो इसमें जो करेक्ट है कि डीएनए को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो मैस्टर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को जो है वो इसने डिस्कवर किया था। तो ये आपने यहाँ बात याद रखनी है। इसके अलावा इसमें रॉबर्ट ब्राउन है। आप जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन की क्या कंट्रीब्यूशन है, इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ओके। फ्लेमिंग, अगर मैं वॉल्टर फ्लेमिंग की बात करूं तो इसने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था 1882 में, क्रोमोसोम को। और जो वॉटसन एंड क्रिक है, इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था जो हेलिकल मॉडल है, या जिसको आप डीएनए स्केल मॉडल कहते हैं। तो डीएनए स्केल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया 1953 में। तो यहाँ कुछ आगे फर्दर एक क्वेश्चन आएगा साइंटिस्ट का, वो भी आपने उसमें याद रखना है, क्योंकि डीएनए से रिलेटेड बहुत से यहाँ पर साइंटिस्ट हैं और उनकी अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो तमाम आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बैकबोन इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। डीएनए में जो बैकबोन होती है वो किससे मिलकर बनती है? पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, हेक्सोज शुगर एंड फॉस्फेट, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट। जी बताएं कौन बैकबोन बना रहा है? अलीशा ए कह रही है, अरसलान ने कहा है डी जो है वो बैकबोन बनाएंगे, नूरुल हुदा जो है वो भी डी कह रही है बैकबोन में, बिस्मा ने ए कहा है। अब देखें यहाँ ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको इसको समझना है कि बैकबोन एक्चुअली वर्ड यूज किसके लिए होता है। देखिए जो बैकबोन ऑफ द डीएनए है, दैट इज यूज्ड फॉर द पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट, इसको हम बैकबोन कहते हैं। ठीक है, लेक्चर के दौरान भी हमने इसको डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो देख लें दोबारा से, अगर किसी ने उसको नहीं अच्छे से पढ़ा तो वहां मैंने ये सारी चीजें आपको जो है वो बताई थी। जस्ट अ मिनट। यस, ये तो इसके अंदर देखें ये डीएनए स्केल मॉडल है। तो जब हम इसके लिए बैकबोन की बात करते हैं, तो बैकबोन में इसमें शुगर और फॉस्फेट जो आ जाते हैं, या इसको हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कहते हैं। अब वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन कौन सी है? अब यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे पास शुगर है और इसके साथ जो है ये फॉस्फेट अटैच है, फिर फॉस्फेट आ गया, फिर शुगर आ गया, फिर फॉस्फेट आ गया, फिर शुगर। तो आपके पास ये वाली जो है ये, या हम इसमें बात करें ये वाली, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दिस इज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। पूरा नाम इसका यही है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोगों ने इसका आंसर गलत किया है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लें और जहन में रख लें कि जब भी बैकबोन की बात आएगी तो इसमें शुगर है। अब शुगर में साफ ज़ाहिर है, फिर पेंटोज शुगर है, डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोज होगी, अगर आरएनए होगा तो उसके अंदर राइबोज शुगर होगी। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिंपली शुगर की बात हुई है पेंटोज की, तो पेंटोज शुगर डीएनए में भी होगी, आरएनए में भी होगी। डीएनए मॉलिक्यूल की बात की जाए या आरएनए मॉलिक्यूल की बात की जाए, हाँ अगर राइबोज या डीऑक्सीराइबोज की बात की जाती तो फिर साफ जरा फर्क आता। अगर डीऑक्सीराइबोज लिखते तो दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द डीएनए ओनली, और अगर राइबोज की बात होगी तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए के लिए जो है वो यूज होगी। सो इसमें आपको पेंटोज शुगर फॉस्फेट जो है वो मिलेगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस कॉमन इन द डीएनए एंड आरएनए। कौन सा कॉमन है डीएनए और आरएनए में? राइबोज शुगर, यूरेसिल, थायामीन, फॉस्फेट। जी क्या करेक्ट है? अब्दुल रहीम डी कह रहे हैं, जैनब ने डी कहा है, इकराम शाह भी डी कह रहे हैं, अरसलान डी, सब लोग डी कह रहे हैं कि फॉस्फेट जो है वो कॉमन है डीएनए में भी और आरएनए में। यस, ऑल आर करेक्ट, साहब ने सही कहा है कि फॉस्फेट इनके अंदर कॉमन है। अब साहब अगर मैं बात करूंगा राइबोज शुगर की, तो अब क्योंकि स्पेसिफिक हो गया राइबोज शुगर, तो अब ये आरएनए में होगी, डीएनए में नहीं होगी। हाँ अगर पेंटोज शुगर होता तो जनरल होता, दोनों में होती। इसी तरह से यूरेसिल जो है ये भी सिर्फ आरएनए के अंदर होगी, और जो थायामीन है ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर होगी। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये बाकी एडेनिन दोनों में है, गवानीन दोनों में है, साइटोसिन दोनों में है। तो ये आपने इस तरह के सवाल, यानी कि कंपैरिजन का जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंस क्या है। आप जानते हैं डीएनए इन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, आरएनए पूरे सेल में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में बनता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म में आ जाता है। आरएनए जो है वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और इसमें जो फिनोमिना है, डीएनए से आरएनए बनता है और दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए आगे प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। आरएनए की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी, और डीएनए की भी कुछ टाइप्स हैं जो कि हम आगे चल के बात करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स डीएनए एंड हिस्टोन, आरएनए एंड हिस्टोन, आइदर डीएनए और हिस्टोन, डीएनए बट नो हिस्टोन। प्रोकैरियोटिक, अब बैक्टीरिया को ध्यान में लेके आना है कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, क्या
डीएनए हिस्टोन दोनों प्रेजेंट है, उसमें आरएनए हिस्टोन होते हैं, या डीएनए या हिस्टोन में से कोई एक प्रेजेंट होता है, या डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन नहीं होता। तो सबका आंसर जो है वो डी आ रहा है। और यस, बिस्मा ने भी डी का कहा, डी कह रहे हैं, और इसका आंसर एग्जैक्टली डी ही है। ये जो प्रोकैरियोटिक या जेनेटिक सिस्टम होता है प्रोकैरियोट्स का, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर पूछा जाए कि एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स का है, उसमें हिस्टोन नहीं होगी। यूकैरियोट का जो क्रोमोसोम है सावधान है, वहां पर हिस्टोन होती है, दैट फॉर्म इन न्यूक्लियोसोम, जो कि वहां न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का जो कंपैरिजन है, वहां से भी ये सवाल आ सकता है, और जो डीएनए आरएनए का टॉपिक है वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ज्यादातर डिटेल लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जस्ट प्रैक्टिस है उनकी, और अगर इसमें से कोई नया पॉइंट आगे एक दो आएंगे उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। The purine and the pyrimidine pair of the complementary strand of DNA are held together by hydrogen bond, oxygen bond, carbon bond और नाइट्रोजन बॉन्ड। तो जो पेयर्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो पेयरिंग करते हैं, कौन सा बॉन्ड उनके अंदर बन रहा है। तो ज्यादातर लोगों का आंसर ए आ रहा है कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि साफ जाहिर है, कल भी हमने इससे पहले प्रोटीन का पढ़ा था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही होता है। तो इसको जो स्टेबलाइज करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि बताएं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनते हैं, ये मैंने लेक्चर के दौरान बताया था, कि कौन से एलिमेंट्स के दरमियान बनते हैं। जल्दी से जरा मुझे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये बता दें, जिन लोगों ने उसको गौर से सुना उनको बताएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स के दरमियान ये बॉन्ड बनते हैं। ओके जी, नूरुल हुदा ने कहा है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ओके, फ्लोरीन कहाँ से आ गया भाई? ताहा ने फ्लोरीन कह दिया यहाँ पर। चले, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था कि जो एलिमेंट होंगे, वो जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बनेगा, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बनेगा। ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान नहीं होगा, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान नहीं होगा। तो ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, चाहे जितने मर्जी बॉन्ड बन जाए। उसके अंदर हमने ये बकायदा स्ट्रक्चर के अंदर ये देखा था कि अगर एडिनिन और थायमिन के दरमियान बन रहा है, या साइटोसिन या गुआनिन के दरमियान बन रहा है, तो जो बॉन्डिंग होनी है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगी या नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगी। इसके अलावा कोई तीसरा बॉन्ड वहां पर नहीं बनेगा। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे से जो है वो ग्रिप कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आ जाए। इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर बाउंडेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और सॉल्ट ब्रिजेस। आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्डेड होते हैं? बिस्मा कह रही हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, नूरुल हुदा ने कहा है कि उसमें बीटा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ए बी सब लोग कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं। अब यहां मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि न्यूक्लियोटाइड्स की आपस में बॉन्डिंग की बात हो रही है, नाइट्रोजनस बेसिस की आपस में बॉन्डिंग की बात नहीं हो रही, जिस वजह से यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। कि न्यूक्लियोटाइड, अब मिसाल के तौर पर न्यूक्लियोटाइड की मैं बात अगर करूं, क्योंकि देखिए आरएनए जो होता है, जैसे मैंने पहले कहा है कि आरएनए तो मोस्टली होता ही सिंगल स्टैंडर्ड है, इसी वजह से आरएनए का रेफरेंस दिया है कि आप हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कंफ्यूज ना हो। इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड, और आरएनए के अंदर जो स्ट्रैंड होगा सिंगल स्टैंडर्ड, उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ कि ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो रहे हैं, तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। हाँ, ये हेलिकल में जा सकता है, इसके अंदर भी पेयरिंग हो सकती है नाइट्रोजन स्पेसिस के दरमियान, लेकिन कॉमनली या मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, जिसकी वजह से इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन होगी जो कि न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ेगा। तो अगर मैं कहूंगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो बताएं इसमें कौन से बॉन्ड है, तो आप कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हाँ, अगर मैं कहूंगा कि दो चेन्स के दरमियान या दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स के दरमियान जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगे या हेलिक्स को मेंटेन करेंगे, तो वो कौन से बॉन्ड होंगे? तो फिर आपका आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आई होप कि जिन लोगों ने अल्फा कहा था उनको इस चीज की समझ आ गई होगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, अगर आ जाए डीएनए, तो डीएनए के अंदर फिर उधर बात जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है वो डीएनए हेलिक्स की बात करे, वो अल्फा हेलिक्स की जब बात करेगा तो उसके अंदर जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अदरवाइज इसके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और ये कई दफा एग्जाम के अंदर जो है वो रिपीट हुआ है, इस वजह से इसके सवाल जो है वो ज्यादा ऐड किए हैं। और क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारा इंशाल्लाह जो इसमें कोशिश होती है कि उन पार्ट को मैक्सिमम फोकस करके कवर कर लिया जाए जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है विल्किंस एक्स-रे डायफ्रैक्शन शो द डायमीटर ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज 10 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, 30 एंगस्ट्रॉम और 40 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द डायमीटर अकॉर्डिंग टू द एक्स-रे डायफ्रैक्शन मॉडल? जी, सब लोग बड़ी तेजी से बीटा को चूज कर रहे हैं। यस, बीटा ही करेक्ट इसके अंदर। इसमें 20 एंगस्ट्रॉम भी सही है, या इसमें 2 नैनोमीटर जो है वो करेक्ट है। 2 नैनोमीटर भी कहा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेक्चर के दौरान भी हमने इसको डिस्कस की थी, अब मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ ताकि मैं देखूं कि किन्होंने इसको जो है वो अच्छे से लर्न कर लिया। अच्छा बताएं कि जो डायमीटर 2 नैनोमीटर है, इसको कौन मेंटेन करता है, किस वजह से ये मेंटेन होता है? एक ये सवाल। यस, अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप मुझे मैसेज में लिख के बताएंगे कि कौन मेंटेन करता है ये 2 नैनोमीटर डायमीटर, हाउ दिस डायमीटर इज मेंटेन। जैनब ने बिल्कुल सही कह दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आएगा। अलीशा, अरसलान का भी गलत है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके डायमीटर को मेंटेन नहीं करेगा। अब मैं यहाँ अलग आपको बता देता हूँ, इसका डायमीटर को जो मेंटेन करना होता है वो एक्चुअली मेंटेन होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या है? देखिए, हम जानते हैं दो स्टैंड, अब यहाँ एक स्टैंड है, एक स्टैंड यहाँ पर है। अब इसमें होता यह है कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडिनिन आता है, तो एडिनिन इज द डबल रिंग्ड। आप जानते हैं कि ये डबल रिंग्ड होता है। तो इसके सामने जो है वो थायामीन आता है, और थायामीन जो है वो सिंगल रिंग है। अगर यहां पर गावानिन आता है इन केस विच इज द डबल रिंग, तो उसके सामने क्या आएगा? साइटोसिन आएगा जो कि सिंगल रिंग है। अगर यहां पे सिंगल रिंग आएगा तो उसके सामने डबल रिंग आएगा। अगर यहां पर थायमिन आएगा तो उसके सामने एडिनिन आएगा। इसका मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिंगल रिंग के सामने सिंगल आए और डबल रिंग के सामने डबल आए। तो जिस वजह से इसका जो डायमीटर है वो हर जगह से 2 नैनोमीटर रहता है जब उसको हम देखते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो हो रही है। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। उसके बाद दूसरी बात जो अभी बाकी लोग कह रहे थे, अगर मैं कहूं कि बताएं जो इसका अल्फा हेलिक्स है या जो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कौन मेंटेन करता है, दैट इज मेंटेन्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, या अल्फा हेलिक्स भी कह सकते हैं, या इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, ये भी आपने याद रख लिया, एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, आप ये जानते हैं कि अगर हम दो पेयर जो है वो इनके दरमियान डिस्टेंस देखते हैं डीएनए के अंदर कि कितना होता है इसमें डिस्टेंस, तो आप जानते हैं वो भी यूनिफॉर्म होता है, 0.34 नैनोमीटर, ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस। सो हाउ दिस यूनिफॉर्म डिस्टेंस इज मेंटेन, अनदर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको मेंटेन करता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, या हम ये कह सकते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस। ये इसको स्पेसिफिक, जहां से भी देखेंगे आपको ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, स्पेसिफिक डिस्टेंस मिलेगा, और वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या वेंडरवॉल फोर्सेस उसको मेंटेन कर। तीनों चीजें मैंने आपको बता दी कि कौन किस चीज को है वो मेंटेन कर रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है वो आपको बता दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस तरह का सवाल भी कई दफे पेपर में है। इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए अमाउंट ऑफ गवानीन is 35%. Then what will be the amount of thiamine in that same DNA? कितनी होगी? 70%, 15%, 30% और 35%? जी, हम आज सी कह रहे हैं, अरसलान ने कहा है बी। और कोई कैसे कैलकुलेट करते हैं? मुकद्दस ने कहा है बी, 15%। ओके, अब ये देख लें जरा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा पेपर में आया है। यस, बहुत से लोगों ने सही आंसर किया है इसका। तो जब आप देखते हैं कि हमेशा जितने भी एडेनिन आएंगे किसी भी डीएनए के अंदर उतने थायमिन आएंगे, जितने साइटोसिन आएंगे उतने गवानीन आएंगे। तो गवानीन जो है अगर 35% है, तो इसका मतलब है कि जो साइटोसिन है उस डीएनए में वो भी 35% है। तो 35 जो है वो कितना बन गया? 70%। दो नाइट्रोजनस बेसिस आ गई। अब बाकी रह गए थायामीन और एडिनिन।
तो बाकी जो बचा है आपने इन दोनों में इक्वली डिवाइड कर देना है। 15% ये आ गया, 15% ये आ गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं कि आपको किसी एक नाइट्रोजनस बेस की या न्यूक्लियोटाइड की अमाउंट बता दी जाएगी। तो अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट उतना ही जो उसके करीब तरीन हो, तो आपने जो बाकी तीनों हैं उसके बारे में बता सकते हैं। अगर तो गवानीन बता के साइटोसिन पूछ लेता हो तो एग्जैक्टली सेम ही है, या उसके नियर बाय। अब यहाँ ये भी याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ 35 है, तो अब वो ये नहीं है कि एग्जैक्ट 35, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जी 34.1, तो आपने इसको चूज करना है। ठीक है, उसमें एग्जैक्ट आपने उसमें ये नहीं ढूंढना या कि जी वो एग्जैक्ट उसके अंदर वो आएगी, नो, जो उसके करीब तरीन होगा इतना का आपको डिफरेंस इसमें मिलता है। यानी एक डीएनए के अंदर चार ही तरह की नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन। ठीक हो गया, किसी एक का बताएगा, आपको बताया कि गवानीन साइटोसिन इक्वल है, थायामीन एडेनिन इक्वल है, तो आप किसी भी एक की बता के तीनों की कैलकुलेट करवाई जा सकती है। ओके, इसी तरह का एक सवाल जो है वो और यहाँ रखा है कि शॉर्ट डीएनए सेगमेंट हैज 80 thiamine and 90 guanine bases. The total number of nucleotides और टोटल कितने होंगे? 160 होंगे, 40 होंगे, 80 होंगे या 340 होंगे? कितने होंगे टोटल? अब ये भी साफ ज़ाहिर है, इसको सॉल्व करने का भी सेम ही तरीका है जी। शफीउल्लाह ने डी कह दिया है, अब्दुल रहमान भी कह रहे हैं डी 340 होंगे। जी, जल्दी से बताते जाएं, डी सही है, हमाद ने भी कह दिया, नूरुल हुदा भी सही कह रही है। ओके जी, इसमें देखें यही तरीका है कि एडेनिन 80 है तो इसका मतलब है कि थायमिन 80 है, तो इसका मतलब है कि जो एडेनिन है वो भी 80 ही होंगे। तो 80 80 कितने बन गए? 160 बन गए। तो 90 जो है वो गवानीन है, तो इसका मतलब ये है कि साइटोसिन जो है वो भी 90 हो गए। तो 90 90 जो है वो 180 बन गए। तो अगर आप इनको दोनों को प्लस कर लेंगे तो वो 340 जो है वो बन जाएंगे। तो इस तरह के सवाल जो है, अब सवाल ये कॉन्सेप्ट एक ही है कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो उसमें न्यूक्लियोटाइड में कितनी न्यूक्लियोटाइड जो है कौन से हैं, तो उसके रिलेशन से हम बाकियों की अमाउंट जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए न्यूक्लियोटाइड H3PO4 यानी फॉस्फेट जो है फॉस्फोरिक एसिड बाइंड टू विच कार्बन एटम ऑफ ए पेंटोस? ओनली फर्स्ट कार्बन, ओनली थर्ड कार्बन, ओनली फिफ्थ कार्बन, बोथ थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन? जी, डेल्टा चार्ली आंसर आ रहा है। हमाद ने डेल्टा कहा है, अलीशा ने डेल्टा, बिस्मा ने जो है वो सी का है। हाँ जी बिस्मा, अगर आपने माइक ओपन करके मुझे बताएं, मैं ऑप्शन खोल रहा हूँ माइक की, कि आपने 5 को क्यों लिया सी, क्योंकि ओनली 5 कार्बन। इससे कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसलिए। क्या फॉस्फेट 3 के साथ साथ अटैच नहीं होगा? सर नहीं, क्योंकि वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना कार्बन 3 पे, ग्रोइंग एंड पे। लेकिन जब फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड बनता है तो फॉस्फेट दो जी तरफ सर। अटैच होता है, दो शुगर के साथ अटैच होता है, डाइएस्टर यही है ना, एस्टर बॉन्ड बनाता है एक शुगर के साथ दूसरी जी शुगर सर। के साथ। फिर दोनों आएंगे कि एक आएगा? फिर बहुत आएगा। जी सर। बोथ नहीं आएगा, फिफ्थ ही आएगा। सर सी वाला आंसर है। ठीक है, सी ही करेक्ट है। वो जस्ट मैंने आपको इसलिए पूछा, माइक बंद कर लिया अब अपना, कि आपने सबसे पहले तो वो जो सोच लिया फिर वो आपने लॉक कर देना है कि यही आएगा। अच्छा, दूसरा एक और आंसर आया था, मुझे बताएं कि फिफ्थ उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा था, मैं नाम नहीं देख पाया कि किसने कहा, क्यों फिफ्थ? सर मैंने कहा था। जी बोले, वाई ओनली फिफ्थ? सर क्योंकि दो फॉस्फेट तो रिलीज भी होता है ना जब एटीपी लगता है तो। आप नहीं पहुंचे अभी भी। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो क्या है, किसी को पता है इसका? चलें ओपन ऑफ जो है वो क्वेश्चन मैंने किया सबसे, आंसर ठीक है, सर ओनली कार्बन 5 में कार्बन आएगा। क्यों? सर जी 5 बोले। कार्बन में सर क्योंकि जो कार्ब फिफ्थ के साथ फॉस्फेट ग्रुप ग्रुप अटैच होगा, बाकी जो थर्ड वाला है ना, वो फॉस्फेट और फॉस्फेट दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ईस्टर बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर। तो थर्ड वाला कार्बन जो है वो उसके साथ attach। चलें जी, आप लोगों की मैंने बातें सारी सुन ली हैं, माइक अपने अपने बंद कर लें अब इसमें बात, इसमें सिंपल सी एक बात है, वो ये है कि यहाँ पे लिखा है इन ए न्यूक्लियोटाइड, बस ये है, एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया। अब जब एक न्यूक्लियोटाइड आप बनाते हैं, ये पेंटोज शुगर,
ठीक हो गया, नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ओके, तो इसके अंदर फिर 1 के साथ जो है वो नाइट्रोजनस बेस अटैच है, कोई भी हो सकती है, और जो 5 है उसके साथ फॉस्फेट अटैच हो जाएगा लाइक दिस। ये 5 के साथ फॉस्फेट आ गया। अब 3 के साथ OH है। अब देखें यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, तो जब एक न्यूक्लियोटाइड की बात होगी तो हम 5 को चूज करेंगे। हाँ, अगर वो यहां पे ये कह देता कि इन ए डाई न्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज हो जाता, या पोली न्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज हो जाता, तो फिर दोनों ही आने थे। वो किस तरह से, अब देखिए जब यहां डाई न्यूक्लियोटाइड होगा, ये 1 2 3 4 एंड 5, तो अब इसके अंदर इस 5 के साथ भी फॉस्फेट जुड़ना है, और 3 वाले के साथ भी यहां से वाटर जो है वो निकल जाना है, और इसके साथ भी फॉस्फेट अटैच हो जाना है। तो अब इसमें दोनों ऑप्शन आनी थी कि 5 के साथ भी फॉस्फेट अटैच है और 3 के साथ भी फॉस्फेट अटैच है। और यही वो बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि एक फॉस्फेट दो तरफ बॉन्ड बना रहा होता है। अब आपको इसकी समझ आ गई कि क्यों 5 कहा था, उसकी वजह थी कि यहां इन अ न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लियर कट proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Hershey and Chase, Frederick Griffith, Watson and Crick, Michelson and Stahl। कहां से हमें क्लियर कट प्रूफ मिल गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, और वो ही आगे ट्रांसमिट होता है विद एक्सपेरिमेंटेशन। जी आपने सारे सारे नाम पढ़े हुए, मैं वहां आपको बता दूंगा कि किसका क्या है। तो बिस्मा ने कहा है डी, मिजल्सन एंड स्टॉल, और जीशान ने कहा है ए, अरसलान ए, जैनब ने कहा है सी। ओके जी, बहुत से मिक्स आंसर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो क्लियर कट प्रूफ दिया है वो हार्शे एंड चेस ने दिया, हार्शे एंड मार्था चेस। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बैक्टीरियोफेज को यूज किया था, और वो बैक्टीरियोफेज जो था वो T2 फेज इन्होंने यूज किया। और फाइनली जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट, फाइनल जो है वो क्लियर कट एक्सपेरिमेंट दे के बताया, वो इन्होंने बताया। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगा इसकी हिस्ट्री की, कि अगर मैं ये कहूंगा कि बताएं हु गेव द फर्स्ट एविडेंस अबाउट द हेरिडिटी नेचर ऑफ द डीएनए, अब बताएं इन चारों में से कौन सा फर्स्ट एविडेंस अबाउट द हेरिडिटी नेचर ऑफ द डीएनए। जी बताएं जरा इन चारों में से। डेल्टा अभी भी नहीं पहुंचे। जो पहला एविडेंस दिया था वो ग्रिफ्थ ने दिया था। आपको याद होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट इसने किया था माइस वाला, माइस के अंदर उसने देखा था, इंजेक्ट किया था, और वो जो है वो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट्स, ये पहला एविडेंस अबाउट दिया था इसके अंदर। उसके बाद फिर फर्दर पहला इसने दिया, उसके बाद फिर बने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। अनदर क्वेश्चन इज कि बताएं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो किन्होंने डेवलप किए। ये भी साइंटिस्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जल्दी से बता दें जरा, आंसर कर दें टेक्स्ट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने अच्छे से जो है वो लेक्चर को सुना था। इधर ऑप्शन है ही नहीं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाले की, ये मैं आपको बता दूं। अब आप बताएं, मैं लिख रहा हूं एफ्री, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। अब जब आपने मिजल्सन एंड स्टॉल की बात करें, मैं क्लियर कर दूं जरा, इसने ये बताया था कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है डीएनए का वो करेक्ट है। इसने तीनों मॉडल जो है वो टेस्ट किए थे, और उसमें बताया कि ये वाला मॉडल जो है वो करेक्ट है। और वॉटसन एंड क्रिक का तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसने डीएनए स्केल मॉडल जो है वो हेलिकल जो मॉडल है वो इसने फॉर्मुलेट किया। तो ये साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है, सारे के सारे साइंटिस्ट तकरीबन पूरे हो गए। यहाँ पे ऊपर कुछ पढ़ लिए थे, कुछ यहाँ पे है, तो इनसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज, जी करें इधर आइडेंटिफाई कौन सा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बीटा कह रहे हैं, तो बीटा फॉस्फोडाइस्टर है।
अब्दुल रहीम कह रहे हैं अल्फा फॉस्फोडाइस्टर है। ज्यादातर लोगों का बीटा ही आंसर आ रहा है और करेक्ट आंसर जो है वो है भी बीटा ही। ये फॉस्फोडाइस्टर है। फॉस्फोडाइस्टर में आपको मैंने बताया कि एक फॉस्फेट जो होता है वो इधर भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इधर भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन याद रखना है कि एक तरफ कार्बन नंबर 5 होगी और दूसरी तरफ कार्बन नंबर 3 होगी। ठीक है ना। अब जो 5 है वो किस वजह से 5 कहा जाता है? जी बताएं जरा। 5 प्राइम एंड हम कहते हैं, क्या रीजन होती है इसको हम 5 प्राइम एंड कहते हैं? कि जब भी डीएनए को लेते हैं, डीएनए को कहते हैं 5 to 3, 5 प्राइम एंड to 3 प्राइम एंड। सो ये 5 प्राइम एंड किस चीज को डिनोट कर रहा है? जी बताएं जल्दी से, क्या हुआ? शुगर तो 5 शुगर तो है, लेकिन इस 5 शुगर के साथ फॉस्फेट अटैच होता है। OH नहीं होगा जिशान, 5 के साथ फॉस्फेट अटैच है। अब 3 जो प्राइम एंड कहते हैं हम, ये हम OH की वजह से कहते हैं, इसको हम OH की वजह से कहते हैं। अब ये बताएं कि अगर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड ऐड होने हैं, एक डीएनए चेन है वो बढ़ रही है, न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, क्या वो 5 प्राइम एंड पे ऐड होंगे, 3 पे ऐड होंगे, या दोनों पे ऐड हो सकते हैं? मैं कहता हूं डीएनए रेप्लिकेशन। यस, हम इसको कहते हैं 5 to 3। सो याद रखना ये जो 3 होता है इधर, क्योंकि 3 मैंने कहा कि OH की प्रेजेंस की वजह से होता है, सो दिस इज द ग्रोइंग रीजन, ये ग्रोइंग एंड होता है। इस तरफ डीएनए ग्रो करता है। आरएनए हो, डीएनए हो, न्यूक्लियोटाइड 3 एंड पे ऐड होते हैं, और 3 एंड OH की वजह से कहते हैं, फॉस्फेट की वजह से नहीं कहते। फॉस्फेट की वजह से 5 प्राइम एंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। टाइप ऑफ आरएनए दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और प्राइमर। कौन सा आरएनए है जो कि प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए? अरसलान कह रहे हैं डी, ताहा ने कहा है डी, अरसलान ने भी कहा है डी, बिस्मा ने कहा है डी, नूरुल हुदा ने भी डी कहा है। जो करेक्ट आंसर है वो डी ही है, प्राइमर। और जो प्राइमर होता है आप जानते हैं कि ये स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। ये एक स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस होता है, और जब ये आरएनए सीक्वेंस है वो लगेगा तो वहां पर जो होगा, फिर डीएनए पोलीमरेज 3 होता है जो एंजाइम, वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करके फर्दर इनलोगेशन करना शुरू कर देगा। तो प्राइमर जो होता है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि बाद में डीएनए न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आरएनए की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। बाकी 3 तरह के आरएनए हैं, साफ तरह वो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है? दैट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर द डीएनए फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, रॉ मटेरियल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जब होगी, डीएनए से आरएनए बनेगा, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल जो होता है वो अमाइनो एसिड्स हैं। तो जो सॉरी प्रोटीन बनाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें ट्रांसलेशन की बजाय, क्योंकि आरएनए का काम ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो वो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये प्रोटीन बनाने में अमाइनो एसिड प्रोवाइड करेंगे। मैसेंजर आरएनए जो होता है इसके पास इंफॉर्मेशन होती हैं फॉर द ट्रांसलेशन, और आरआरएनए जो होता है दैट एक्ट एज ए साइट फॉर द एक्शन, ये साइट का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम के साथ अटैच होता है, तो जिसके ऊपर सारे का सारा प्रोटीन सिंथेसिस का फिनोमेना होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग आरएनए इज कैटालिटिक इन नेचर? कौन सा आरएनए जो है वो कैटालिटिक है? ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और राइबोजाइम। डेल्टा आंसर करेक्ट है। यस, सब लोगों ने सही कहा। राइबोजाइम जो होता है वो एक एंजाइम है, और राइबोजाइम एक आरएनए बेस्ड एंजाइम है, आरएनए बेस्ड एंजाइम। ठीक है, और इसने जो है वो प्रोटीन इसके अंदर नहीं होती। तो ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन नेचर का नहीं है, ये भी सवाल आ सकता है इसके अंदर। राइबोजाइम जो है ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन नेचर का नहीं है, ये आरएनए बेस्ड एंजाइम है। और जैसा कि हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी अगर बात करें, तो इसकी एग्जांपल जो है वो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड किया है, सवाल आया था पेपर में और स्टूडेंट्स ने उसमें उनको पढ़ा नहीं होता। बिल्कुल सादा सा एक सवाल है कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक वाज ऑफ सीडीएनए, बीडीएनए, डीडीएनए या जीडीएनए।
क्या कौन सा मॉडल जो है वो इसमें से डीएनए का जो एक्चुअली वॉटसन एंड क्रिक जो है उसने बताया? जी पता है किसी को? जरा जल्दी से बताएं। जैनब ने कहा है कि बी करेक्ट है, अलीशा ने कहा सी। ओके, मैं यहाँ बता देता हूँ और इसको जहन में बिठा लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडल डिस्कस किया वॉटसन एंड क्रिक ने, जो सबसे ज्यादा कॉमन मॉडल है वो बीडीएनए, मोस्ट कॉमन मॉडल ऑफ डीएनए, ये बीडीएनए। अब ये इसके अंदर जब डिटेल में जाएंगे तो हर डीएनए के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन जो डीएनए का मॉडल हमने ऊपर डिस्कस किया, जिसका आप डायमीटर कह रहे हैं 2 नैनोमीटर है, जिसमें आप कह रहे हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है, जिसके बारे में आपने कहा कि एक टर्न जो है उसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर आते हैं, जिसमें आपने कहा कि एक टर्न के अंदर 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, ये तमाम चीजें जो है ये आपने बी डीएनए जो है वो डिस्कस किया था। इसके अलावा जी डीएनए भी है उसके अंदर भी, लेकिन उसके अंदर ये डायमेंशन जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है एग्जैक्ट वो वैसी नहीं है, उसमें फर्क है। इसी तरह से डी डीएनए भी है जो कि बहुत ज्यादा इनलोगेटेड होता है, जिसका डायमीटर भी कम हो जाता है, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान। तो ये जो मॉडल्स हैं वो तीन मॉडल एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली, बी डी जी, ठीक है। और इसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो बी डीएनए है। अच्छा, ऊपर एक लिखा हुआ है सी डीएनए। अब ये सी डीएनए किसे कहते हैं, चलिए ये बताएं जरा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहां से बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यस, आप लोगों ने सही सही कहा है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। किसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है, यस असला ने सही कहा है, ऐसा डीएनए जो कि मैसेंजर आरएनए से बनता है और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए से बनेगा, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहेंगे। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसको भी आपने लर्न। बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है वो बी डीएनए है या ए डीएनए है या डी डीएनए है या जी डीएनए, तो आपने बताना है वो बी डीएनए। तो ये एक राइट हैंडेड इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है और जी डीएनए की लेफ्ट हैंडेड होती है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि इसमें वो डायमेंशन, वो जो वैल्यूज आपने पढ़ी हुई है सारी, वो हर एक डीएनए के अंदर चेंज हो जाएंगी, वो बी डीएनए का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है। Okay, next question है, what is the nature of two strands of DNA duplex? Identical and complementary, anti-parallel and complementary, dissimilar and complement, non-complementary, anti-parallel and non-complementary। क्या करेक्ट है इसके? ओके जी, यस, ज्यादातर लोगों का आंसर बिल्कुल सही है कि इसमें वो एंटी पैरेलल होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंटी पैरेलल आपने पढ़ा है कि जी अगर एक स्ट्रैंड है, आप जानते हैं कि मैं एक स्ट्रैंड को कह रहा हूं कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड जो है वो इस तरह से ग्रो कर रहा है, तो इसका जो दूसरा स्टैंड होगा वो आपको मिलेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह ग्रो करेगा। अब ये तो हो गया एंटी पैरेलल, ठीक है। और अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो इस तरह से अरेंज होती हैं, एडिनिन थायामीन के दरमियान 2 बॉन्ड, साइटोसिन गवानीन के दरमियान 3 बॉन्ड, तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो आपको मिलती है। तो ये इसका जो करेक्ट है वो बीटा करेक्ट है। ओके, वन टर्न ऑफ हेलिक्स इन द बी फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखें यहाँ स्पेसिफिकली उसने मेंशन कर दिया बी फॉर्म, क्योंकि हमने जो मॉडल पढ़ा है वो बी फॉर्म का है। तो एक टर्न जो होता है उसमें कितना डिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है? जी बताएं जरा आंसर इसका। कुछ लोग बीटा कह रहे हैं, कुछ लोग चार्ली कह रहे हैं। अब वन टर्न की बात हो रही है, कंप्लीट टर्न की, और उस कंप्लीट टर्न के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स। जी करेक्ट आंसर जो है इसके अंदर वो है 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर कैसे? हमने कहा था दो के दरमियान डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है, तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक टर्न जो होता है कंप्लीट टर्न हेलिक्स का, उसमें 10 पेयर्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के या नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो होते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.4 नैनोमीटर जो है वो इसके अंदर करेक्ट होगा। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाए। इन द डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ,
अब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कौन सी, बड़ा आसान है, अभी ये तो मुश्किल नहीं है, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एडेनिन के सामने थायामीन और गुआनिन के सामने साइटोसिन। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी वो चार्ली जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन एंड थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाए। इफ द बेस ऑफ ए वन स्ट्रैंड, अब समटाइम इस तरह का सवाल भी आता है ऑफ डीएनए, अब एक का जो आपको सीक्वेंस ने बता दिया है दैट इज जीएटी, टीएजी, सीएटी, जीएसी, व्हाट शैल बी द सीक्वेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस जो है वो क्या होगा जी, कौन सा आंसर सही है? नूरुल हुदा ने कहा डेल्टा, अरसलान डेल्टा, अलीशा ने कहा बीटा सही होगा, जैनब कह रहे हैं डेल्टा। ओके जी, अभी हम देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि पेयरिंग बनाए वो। अब कैसे पेयरिंग बने, यहां पर जी है तो इसका मतलब इसके सामने सी आना चाहिए। अब इसका मतलब है कि दो एलिमिनेट हो गई, बीटा और चार्ली खत्म, ठीक हो गया, अब रह गए अल्फा और डेल्टा। तो जब इस तरह के बहुत लंबे जो है वो होते हैं सवाल जिसके अंदर आपको पेयरिंग आप बनाना शुरू करते, तो उसके अंदर एक टेक्निक अप्लाई की जाती है, एलिमिनेशन टेक्निक, कि आपने एलिमिनेट करना है, वो देखने के पहले कौन से नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि बीटा और डेल्टा को तो मैंने पहले पे ही एलिमिनेट कर दिया कि जी के सामने जी या ए तो आ नहीं सकता, सी आएगा। अब दूसरा देख लें, ए, ए के सामने अब ए तो आ नहीं सकता, ए के सामने टी आएगा। अब आप देखें बड़े आसानी से, अब आगे ना जाए भले, आपको आंसर मिल गया। फिर फर्दर कंफर्म करने के लिए आप उसमें देख लें, अदरवाइज आपको आंसर यही मिल गया। तो मैंने आपको बताया कि जितना वो क्वेश्चन बड़ा देगा या आपको लगेगा कि इसके अंदर में पेयरिंग बनानी है, कॉपी पेन लेके आप सारों के सारे देखना शुरू कर दें कि कौन सा सही है, सारे देखेंगे तो इस पर तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो आपने उसका आपको आंसर बड़ी जल्दी मिल जाएगा। तो मैंने जल्दी से उसका आंसर ढूंढ लिया, आपने भी यही अप्लाई करना। हाँ, बाद में उसको रीचेक जो है वो डबल चेक जरूर करना है, लेकिन उसका आंसर को आपने शुरू में लाजमी जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना है। अब इसमें से मैं एक दो सवाल और बना रहा हूं। अब मैं ये कहता हूं कि अगर डीएनए का ये सीक्वेंस है तो बताएं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब आरएनए बनेगा तो उसका क्या सीक्वेंस होगा। अब वो कैसे बनेगा? अब लाइक मैं कहता हूं मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनना है, आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन होनी है, तो डीएनए के एक स्टैंड से मैसेंजर आरएनए बने, तो उसका सीक्वेंस क्या बनेगा? तो फिर जी के सामने सी आएगा, लेकिन ए के सामने यू आएगा, टी के सामने ए आएगा, ठीक है, ये लाजमी जो है वो आपने ध्यान रखना है। फिर आगे टी, टी के सामने ए आएगा, ए के सामने यू आएगा, टी नहीं आएगा मैसेंजर आने, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा, ए के सामने यू आएगा, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा, ए के सामने यू आएगा और सी के सामने जी आएगा। तो ये आएगा मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये सीक्वेंस है। अब उलट भी पूछा जा सकता है कि बताएं मैसेंजर आरएनए के ऊपर तो ये सीक्वेंस है, तो बताएं कि डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पर कौन सा सीक्वेंस होगा। तो ये जो सीक्वेंस आपको यहां पे मिल रहा है, तो ये डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड ही है। आप जानते हैं कि डीएनए के दो स्टैंड होते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड वो होता है जिसके ऊपर आरएनए बनता है, तो वो तो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। एक सवाल और आ सकता है जो यहां मैं आपको पहले से बता दूं, वो कहेगा कि मैसेंजर आरएनए का तो ये सीक्वेंस है जो मैंने लिख दिया, तो बताएं कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पे क्या सीक्वेंस होगा। अच्छा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, किसी को पता है? जरा जल्दी से बताएं। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको छोड़ दें, ऑप्शन में नहीं है ये कुछ भी। चले मैं इसको जरा बता दूं। अच्छा, जब वो पूछेगा कि जी मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस आपको बता दिया, तो बताएं डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड पे क्या सीक्वेंस होगा। तो आपने सिंपली ये देखना है कि जहां जहां यू लगा होगा वहां आपने टी लगा देना, रिवर्स नहीं करें, वहां आपने टी लगा देना। अब मैं कैसे ढूंढूंगा? मैं ये देखूंगा कि जहां जहां यू लगा हुआ है वहां वहां आपने सिंपली टी लगा देना, बाकी कुछ नहीं छेड़ना। सी ए, सॉरी ए नहीं लगेगा, टी लगेगा, सी टी ए, ये यू की जगह टी लगा दिया, ए वैसे लिखा, टी सी, जी टी ए और सी टी जी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये टी लगा दिया वहां पर जहां जहां यू लगा हुआ था। अब आप ये देख लें कि अब क्या
कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, क्या वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं? यस। देखिए जीएटी, तो यहाँ आ जाएगा सीटीए, तो जी के सामने सी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, टीएजी, इधर आ गया एटीसी, टी के सामने ए के सामने टी, जी के सामने सी। तो आप इसको देखते जाएंगे तो ये आपको अब टेम्पलेट और कोडिंग आपस में कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। ये सवाल जब आता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर किसी को नहीं समझ आई इसकी तो मैं माइक की ऑप्शन जो है वो ओपन कर रहा हूं, तो जरा आप इसमें मुझसे पूछें कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, ताकि फिर अगर नहीं समझ आई तो मैं एक डायग्राम थोड़ा सा आपको इसमें डिस्क्राइब करूं। सर ये नाम कंफ्यूज कर रहे हैं सारे। ओके, चलिए मैं अब डायग्राम बनाता हूँ फिर, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो है वो उन्होंने भी ये पढ़ा ही ना हो। अब देखें, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये मैं दोनों स्टैंड अप खोल लेता हूं। ये डीएनए, अब डीएनए के दोनों स्टैंड पे आरएनए नहीं बनता, सिर्फ एक स्टैंड पे आरएनए बनता है, क्योंकि आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, दोनों पे तो नहीं बनेगा। अब डीएनए के जो दो स्टैंड है, इसको मैं कह रहा हूं दैट स्टैंड इज कॉल्ड द टेम्पलेट स्टैंड, और दूसरा जो स्टैंड है उसका ऑपोजिट जो ओपन हुआ है वो कोडिंग स्टैंड। ओके, अब मैं कहता हूं कि टेम्पलेट स्टैंड पे सीक्वेंस है ए टी सी जी ए टी, तो साफ है कोडिंग पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, टी ए जी सी टी ए, कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। ये तो आपको बताया कि दोनों डीएनए के स्टैंड है कॉम्प्लीमेंट्री। अब मैंने बताया कि आरएनए किस पे बनना है, आरएनए बनना है टेम्पलेट स्टैंड पे। ये आरएनए जो कि टेम्पलेट पे बनेगा, कोडिंग पे नहीं बनेगा। तो साफ ज़ाहिर है आरएनए पे जब आप लिखेंगे तो आरएनए जब बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, टी के सामने ए, ए के सामने यू, जी के सामने सी, सी के सामने, सॉरी इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लें, जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए और ए के सामने यू। अब ये तीनों आपके पास आ गए। अब अगर तो वो आपसे ये पूछे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये सीक्वेंस है तो मैसेंजर आरएनए का क्या सीक्वेंस होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपके सामने लिखा हुआ है। और अगर आपसे पूछे कि मैसेंजर आरएनए का ये सीक्वेंस है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या सीक्वेंस होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के सामने। अगर आपसे पूछे कि मैसेंजर आरएनए का ये सीक्वेंस है, तीसरा और आखिरी सवाल, कि मैसेंजर आरएनए का ये सीक्वेंस है तो बताएं कोडिंग स्ट्रैंड का क्या सीक्वेंस होगा, तो मैंने आपको बताया कि फिर मैसेंजर आरएनए में जहां जहां यू लगे होंगे वहां आपने टी लगा देना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। तो आप देख लें ऐसा है कि नहीं है, सिर्फ यही फर्क है ना उसके अंदर। तो अब कोई भी आपको बताए तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, मैसेंजर आने का बता के टेम्पलेट का पूछ सकता है, मैसेंजर आने का बता के कोडिंग का पूछ सकता है, कोडिंग का बता के टेम्पलेट का पूछ सकता है, कोडिंग का बता के मैसेंजर आने का पूछ सकता है। तो आप जरा इस पे सोच के जरा प्रैक्टिस कीजिएगा कि इस तरह से कोई भी आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री कब आपने बनाना है और टी और यू को रिप्लेस कब करना है। आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन आ गया इसमें। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 10,000 बेस पेयर्स, देन द लेंथ ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज, क्या लेंथ होगी इसकी, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से क्या करेक्ट होगा। समटाइम इस तरह का सवाल आ जाता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती कि ये क्या कैलकुलेशंस आ गई, बड़ा आसान सी चीज होती है इसके अंदर। जी बताएं जरा, मुझे पता चले कि किसको इसकी समझ आई। एक आए अलीशा ने, बाकी लोग मेरा ख्याल अभी सोचे जा रहे हैं। हमाद ने बी कह दिया है, बाकी लोग लेंथ बतानी है। यस, कितनी लेंथ होगी। अच्छा हमाद, जरा मुझे बताएं कि आप माइक ओपन करें, मैं आपके लिए ऑप्शन कर रहा हूँ, खुली है बल्कि ऑप्शन खुली, तो बताएं क्यों आपने बीटा चूज किया। जी हमाद, आप सुन पा रहे हैं मुझे, ओपन कर ले माइक। डायमीटर, नूरुल हुदा, आपने ये चूज किया क्यों। सर 3.4 लेंथ है और उससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को
तो 10⁻⁴ 3.4 से आपने क्यों किया, हालांकि हमने कहा था कि हर दो बेसिस के दरमियान जो है डिस्टेंस वो है 0.34 नैनोमीटर। सॉरी सर, यस, तो क्या सही हुआ पे? सर बी सही हुआ फिर। बी सही हुआ, ठीक हो गया। अब देखिए सिंपली क्या है, सिंपली ये है कि जो 10,000 बेस पेयर्स हैं, तो सिंपली इसका हमने बना लिया 10⁻⁻⁵ 1 2 3 4 और 5 मीटर, कन्वर्जन होगी। और साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है कि हर दो बेसिस के दरमियान क्या डिस्टेंस है, तो टोटल ये डिस्टेंस बन जाएगा, उसकी लेंथ बन जाएगी, क्योंकि हर दो बेसिस के दरमियान जो है ये है। तो जब हमने कहा था कि एक जो है वो टर्न में कितना डिस्टेंस है, तो आपने 0.34 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था कि नहीं किया था, क्योंकि 10 बेस पेयर्स थे। तो अब मैंने कह दिया सिंपली 10,000 बेस पेयर है, तो आप इसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपकी डिस्टेंस जो है वो बन जाएगा। तो ये इसके अंदर जो बीटा जो है वो करेक्ट होगा। तो समटाइम थोड़ा सा उसको टेक्निकली सोचना है कि जी किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये तो देखिए कॉमन ही है ना, ये तो मीटर तो ठीक है मैंने निकाल लिया, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, साफ जरा मल्टीप्लाई जो है हमने करना है उस डिस्टेंस के साथ जो कि हमने काउंट किया है। जी अब्दुल रहमान, क्या समझ नहीं है ये बताएं जरा। अच्छा, यहाँ मैं जो डायग्राम है उस पर चलता हूँ, आपको थोड़ा सा इससे भी अंदाजा हो जाएगा। ओके, अब ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि 0.34 नैनोमीटर जो है वो दो के दरमियान डिस्टेंस है। तो 10 के दरमियान कितना होगा, अगर 10 लंबी जोड़ दी जाएंगे तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10,000 होंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितने भी स्पेयर्स आपसे पूछे जाएंगे आप उसको 0.34 नैनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बस इतना आपने इसमें याद रखना है।